हेलो एंड वेलकम टू देव आई स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, देव आई स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीगल लैंग्वेज। सो लीगल लैंग्वेज वी विल डिस्कस टुडे अबाउट एसे पार्ट ऑफ लीगल लैंग्वेज एंड एसे इज कमिंग एज अ डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। आपका जो डिटेल आंसर क्वेश्चन है उसमें ऐसे एक उसका एक पार्ट है और हर एग्ज़ाम में सेक्शन सी में ये ऐसे सब आता ही आता है और इन्हीं ऐसे के टॉपिक्स में आपको ऐसे मिल जाएगा। सो देयर आर वेरियस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी गिवन हियर। द फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन राइट्स, सेकेंड वन इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म, थर्ड वन इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, फोर्थ वन इज़ लोक अदालत। दीज आर वेरी फेमस टॉपिक्स। सेकुलरिज्म, राइट टू इंफॉर्मेशन, लोकपाल, एनवायरमेंट लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, रूल ऑफ लॉ इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो आज हम आपको ऐसे राइटिंग की टेक्निक के बारे में बताएंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन ऐसे दैट इज फॉर ह्यूमन राइट्स। सो वी विल कवर द ह्यूमन राइट्स। So for writing any essay, first of all we have to know the history and introduction part of that particular topic. Like what is the introductory part of it? Introductory part, because you are a law student, so you must have knowledge about the law we are talking. If the topic of essay is about some law, because definitely the topic will belongs to some law or some public in PIL or some RTI, right? So these are all act. So अगर इस act के बारे में आपसे बात की जाएगी तो सबसे पहले because of law student you must know why this law comes, what was the law before this and why this law comes, what was not provided by this law so that that law is become invalid and the new law has come. So that is the main purpose of your introduction, like and what remedy this law has been provided to you. So this will be the introduction part. Now meaning and definition. It doesn't mean that you should remember the meaning definitions of all scholars. मैक्सवेल ने क्या कहा है या फिर दिस स्कॉलर ने क्या डेफिनेशन दी इसकी, लाइक ब्रोगम ने क्या डेफिनेशन दी इसके बारे में. वी डजेंट मीन ऑफ, बिकॉज इतना आपको याद ही नहीं रहेगा. बट मीनिंग और डेफिनेशन इट शुड क्लियरली आइडेंटिफाइज द टॉपिक. लाइक ह्यूमन राइट्स, राइट्स टू द ह्यूमन, it's directly meaning the right because of human, because you are human, that's why some rights belongs to you that are basically belongs to the human rights. Then we will talk about the National Human Rights Commission, then objective and sources of human rights, then type of human rights. So now we will talk about the introductory part of human rights. Introductory part of human rights में हम सबसे पहले देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स में. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है वो बेसिकली स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स है और नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट्स है. सबसे पहले अब हम इसकी मीनिंग के बारे में जानते हैं. तो मीनिंग में जो राइट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? द मीनिंग राइट्स बिकॉज यू आर ए ह्यूमन, अ मैटर ऑफ फैक्ट बिकॉज यू आर ए ह्यूमन. सो दिस कैन नेवर बी टेकन अवे. ये जो राइट है ये कभी भी आपसे नहीं लिए जा सकते हैं. एंड इन देयर आर सम सिचुएशंस वेयर देयर इज implied some kind of restrictions on human rights, like so restriction on rights. So basically rights जो हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली राइट्स को अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो राइट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में एंड लीगल राइट्स में. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संविधान ने जो अधिकार आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 तक हमें दे रखे हैं, दोज आर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 जो राइट हमारे पास हैं हमको संविधान ने दे रखे हैं, दीज आर फंडामेंटल राइट्स. एंड लीगल राइट्स, लीगल राइट्स जो संसद ने हमें कानून बनाकर दिए हैं वो हमारे लीगल राइट्स हैं. अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, यानी फंडामेंटल राइट्स अगर किसी प्रकार के वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की
रिट्स जारी करता है, राइट। हाई कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता है और भाग 3 में जो भी मौलिक अधिकार दे रहा है अथवा इसके अलावा अन्य मौलिक अधिकार जिनका उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए याचिका जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों का और विधिक अधिकारों में फ़र्क होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। विधिक अधिकारों की रक्षा केवल हाई कोर्ट करता है। अगर आपके इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स हुआ है तो इनकी रक्षा केवल हाई कोर्ट करेगा, और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट इनकी रक्षा करता है। और सुप्रीम कोर्ट विधिक अधिकारों के लिए, ठीक है, रिट जारी नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से विधिक अधिकारों का अगर आपको हनन हुआ है तो आप हाई कोर्ट इसके लिए इन अधिकारों की रक्षा करता है। ह्यूमन राइट्स, इन तीनों राइट्स से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स, इन तीनों अधिकारों से बड़ा है ह्यूमन राइट्स। यह आपको एक मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं, या किसी भी देश की सीमाओं से बंधे नहीं होते हैं। दे आर नेवर बाउंडेड विद एनी बाउंड्री ऑफ एनी टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी की बाउंड्री से, ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की किसी भी टेरिटरी या किसी बाउंड्री से ये बंधे नहीं होते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा जो है वो 10 दिसंबर 1948 को की थी। यूएनओ डिक्लेयर्ड 10th December about the rights for humans, the human rights, United Nations Declarations of the Human Rights on 10th December. So just because of that हम इसको ह्यूमन राइट डे के रूप में 10 दिसंबर को मनाते हैं, राइट। यह घोषणा 10 दिसंबर 1948 को ही, इसलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और नॉर्वे की सरकार ये शांति का नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड करती है। किसी भी देश के संविधान के निर्माण के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स ए वेरी बिग गाइडलाइन फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। सो सबसे पहले अगर हमें अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स, नाउ अब वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब हमें स्टैट्यूटरी जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बात करनी है। नाउ वी हैव गिव द बेसिक, वी हैव गिव द इंट्रोडक्शन पार्ट, वी हैव गिव द मीनिंग पार्ट, एंड नाउ वी हैव टू गिव द स्टैट्यूटरी पार्ट। तो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस क्या है इसकी वैधानिक मान्यता, एनएचआरसी की जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी स्थापना, एंड देन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, उसकी वैधानिक संस्था जो है वो क्या है। मानवाधिकार अधिनियम में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें 2 बार परिवर्तन हो चुका है, 2006 में और 2019 में। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसमें एक हेड होता है और इसके 5+6 मेंबर्स होते हैं। आई विल एक्सप्लेन अबाउट द 5+6। ये these are all concludes about the very important things. I am not covering any kind of theoretical portion here, or I included only those sections which you guys can easily remember. तो सबसे पहले जो स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है यह मूल संविधान में, इस आयोग में अध्यक्ष वही होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये जो हमारा जो मेन संविधान है इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये कहा गया था कि जो रिटायर्ड सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो ही इसका अध्यक्ष होगा। लेकिन कुछ मजबूरियां आई 1993 के बाद, हमें इसमें 1993 से 2003 तक ये चलता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, सीजेआई जो है रिटायर होते थे, ऐसा बहुत से टाइम में बहुत न्यायालय को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो सरकार मजबूर हो जाती थी कि उसके पास बहुत ही लिमिटेड विकल्प थे। तो अब जो है ये रूल है कि ये रिटायर्ड सीजेआई ही नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, जस्टिस रह चुका हो सुप्रीम कोर्ट में,
न्यायाधीश रह चुका हो, वो भी इसका मुख्य सदस्य, मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। यानी कि जो मेन चेयरपर्सन है, जो हेड है, दैट विल बी नाउ आफ्टर अमेंडमेंट 2003 तक जो चलता रहा, 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ, इस अमेंडमेंट में अब जो है इसका जो मेन मेंबर है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। कोई भी, मुख्य न्यायाधीश नहीं, लेकिन कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का होगा। नंबर 1, पहला सदस्य तो चलो हो गया, दैट विल बी द न्यायाधीश। दूसरा जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, तो 2 सदस्य हो गए, बाकी बचे 3 सदस्य। तो ओरिजिनली आयोग में 2 मेंबर्स ऐसे होते थे जिनको मानव अधिकार के बारे में नॉलेज हो, दे आर स्कॉलर्स अबाउट द ह्यूमन राइट्स। लेकिन बाद में दे कैन बी ए नॉलेजेबल पर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स और दे कैन बी ए सोशल एक्टिविस्ट। लेकिन बाद में एक और मेंबर बढ़ाया गया और उसमें उसको मैंडेटरी किया गया, दैट विल बी अ वोमेन। एक महिला का होना बहुत ज़रूरी है मानवाधिकार आयोग में, और उसको मैंडेटरी किया गया। और 2 की जगह अब 3 मेंबर्स हैं, यानी 3 + 2, यानी कि एक तो न्यायाधीश, हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और बाकी 3 में 2 ऐसे होने चाहिए, बाकी 3 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको मानवाधिकार के बारे में पता हो या कोई वो सोशल एक्टिविस्ट हो, और 1 महिला होना उसमें से ज़रूरी है। 3 में से इस समय जो महिला मेंबर हैं वो ज्योतिका काल्ला है। सो दिस इज़ अ फैक्ट। अगर आप लिख देंगे ऐसे में तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सो 1993 में पहली बार जो आयोग बना था, उस समय एक ही आयोग था। जो आयोग था उसका नाम था नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। 1993 में जो पहली बार आयोग बना था उसमें एक ही आयोग था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और इसका अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, तीनों के अध्यक्ष इस आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल थे। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इसका अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। अब मैं बाकी बता रहा हूँ, 5 + 6, 5 मेंबर्स की तो हमने बात कर ली, नाउ द 6। तो 6 में से 3 जो होंगे, या तो राष्ट्रीय एक अध्यक्ष जो होगा वो होगा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, एक होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और एक होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में SC/ST कमीशन बना, तो 3 मेंबर तो ये हो गए। SC/ST कमीशन बना तो आयोग में इसके पदेन के 4 अध्यक्ष भी आ गए। तो परिवर्तन में मानव अधिकार संरक्षण के राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग गठन किया, राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण अध्यक्ष, उसका अध्यक्ष, तो अब हो गए 5। इसके बाद एक डिसेबिलिटीज़ के लिए, यानी राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अधिकारों को सुनने के लिए दिव्यांग जन आयुक्त नियुक्त किया गया, जो डिसेबल्ड पीपल्स के अधिकारों की रक्षा करेगा। तो इसके बाद अब जो हैं ये नेशनल कमीशन कौन कौन से हो गए, 6 हो गए। एक तो नेशनल कमीशन फॉर SC, सेकेंड नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़, फोर्थ, fifth is National Commission for the Child Right Commission, and sixth is the National Committees for the National Disabled Commission। तो ये 6 हो गए, यानी ये 5 + 6, 5 तो मैंने बता दिए थे आपको कि कैसे होते हैं, और ये 6 लोगों की नियुक्ति कहाँ से होती है ये मैंने अभी बताई आपको कि जो 6 मेंबर्स हैं वो कौन है। तो जो 6 मेंबर्स हैं वो these are the basically अध्यक्ष, द हेड ऑफ राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, फोर्थ इज नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़, फिफ्थ इज नेशनल कमीशन फॉर द नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन, एंड सिक्स इज द नेशनल डिसेबल्ड कमीशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बचे हुए 5 मेंबर्स। बचे हुए 5 मेंबर्स को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, इनके लिए कोलिजियम सिस्टम। इस कोलिजियम सिस्टम का जो हेड है वो PM होता है, जो चेयरमैन है। PM इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दैट कोलिजियम। जो 5 मेंबर्स को रिक्रूट करते हैं उनके जो एक्स ऑफिशियो है वो प्राइम मिनिस्टर हो गए। नाउ अदर मेंबर्स लाइक PM इज़ द चेयरमैन। नाउ लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस इन द जो कोलिजियम में अदर लोग हैं वो कौन से, लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस ऑफ द विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड स्पीकर ऑफ ह्यूमन हाउस ऑफ द पीपुल, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। सो
एक तो पीएम हो गए, दूसरे कौन है, विपक्ष का नेता हो गया, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा का जो स्पीकर है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्री। ये 6 लोग हैं जो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा करते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वी कैन कंक्लूड लाइक दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। So thanks for watching our lecture.